जय हिंद। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का। तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आखिरी तक देखते रहेंगे और मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आनंद लें आप। और कॉपी में छाप लीजिए, 100 में 100% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहें। चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते 1 दुनिया में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? लिखेंगे उत्तर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अलग होने वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आप समझे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। सिंपल सी बात आप समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके मतलब अभिक्रिया क्रिया करके अलग होने वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लीजिए। सपोज डैट लीजिए, सबका रासायनिक रिएक्शन कैसे होता है। लीजिए दूध ले लीजिए और दूध में पानी मिक्स कर दीजिए, यही तो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से या तो रासायनिक रिएक्शन करेगा अलग पदार्थ से क्रिया करके, जैसे मान लें दूध है, दूध से दही बन गया तो रासायनिक रिएक्शन हो गया। तो दूध था और दूध में और मिक्सर करके जस्ट बनाना, जैसे खीर बनाया तो दूध चीनी खीर चावल दिए और उससे नया पदार्थ बन गया, खीर बन गया। तो क्या हो गया? रासायनिक रिएक्शन हो गया। तब आप समझ गए होंगे कि किसे कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते 2 नंबर। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखे। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता को लिखे। तो आंसर उत्तर, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होता है। एक ये विशेषता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। पॉइंट में पढ़ेंगे 2, कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अवक्षेप प्राप्त होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन आता है। 4 देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों का रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 3, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो आंसर सेम हो जाएगा आपका। क्या लिखा हुआ है? उत्तर, जब जिस समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे ये तीर है, जैसे इधर भी दिया हुआ है 2 और इधर भी दिया हुआ है 2, यानी दोनों बराबर है तो संतुलित है। अगर इधर हो जाता 3 तो हो जाता असंतुलित। समझ गए? संतुलित समीकरण संतुलित जिस समीकरण के दोनों और तीर के दाएं और तीर के बाएं और परमाणु या अणु की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 4, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखिए उत्तर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर या आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब मिला के, जैसे घर बना रहे हैं तो घर में ईंट बालू रोड़ा पत्थर सरिया की जरूरत होती है, बन कर एक घर बनता है। तो क्या हुआ? सबको मिला करके घर बन गया तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बताओ जल्दी, कॉपी में नोट डाउन करो, 1 बाय 1 क्वेश्चन करो, 1 नोट डाउन करो कि हूँ बहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे पढ़ते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण बनाता है या जल तथा जल बनाता है या प्रदान करता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है या प्राप्त प्रदान करता है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 7। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखेंगे आंसर। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 8। ऑक्सीकारक और अवकारक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक और अवकारक अभिक्रिया किसे कहेंगे? आंसर लिखेंगे। उत्तर, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे हम अवकारक कहते हैं और यदि ऑक्सीजन मुक्त करता है तो उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। अवकारक किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो अवकारक, और जब ऑक्सीजन को मुक्त करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। समझ गए? ग्रहण करेंगे तो अवकारक का, त्याग करेंगे तो ऑक्सीकारक। तो आप समझ गए होंगे कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन का ग्रहण करता है तो वह अवकारक कहलाता है, यदि ऑक्सीजन मुक्त करता है तो वह ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमारे जीवन में ऑक्सीकारक और अवकारक के प्रभाव को लिखें। हमारे जीवन में ऑक्सीकारक और अवकारक का क्या प्रभाव होता है? तो आंसर लिखेंगे। भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंध होना, जब भोजन को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तब भोजन की उपस्थिति वसा तेल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाती है और उससे गंध और स्वाद खराब हो जाता है। आप ये बताइए कि खाना अगर खुली अवस्था में छोड़ दे तो बास मतलब खराब हो जाता है, क्यों? इसी के कारण ऑक्सीकारक और अवकारक के कारण होता है। चल थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसका। श्वसन की वह अभिक्रिया ऑक्सीजन एवं अवकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4। दहन की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन की मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन 10। दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ या उपस्थिति के साथ जलता हो तो उसे हम प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो उसकी जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या के साथ जलना प्रारंभ करता है और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो सब क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई ज्वलनशील पदार्थ लौ के साथ पर जलता हो उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं? जैसे सपोज रख लीजिए ऐसे करके वो ये ऐसे करके जल रहा है, ये जल रहा है, ये वाला। तो जब कोई ज्वलनशील पदार्थ लौ के साथ, लौ मतलब तेज, लौ मतलब उसका जो लाइट प्रकाश होता है जलता है, उसके साथ हम ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मोमबत्ती की ज्वाला का वर्णन करें। मोमबत्ती, ये कैंडल है, एक कैंडल जो जल रहा है उसके बारे में व्याख्या करना है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, आप सब जानते हैं। ज्वलनशील मतलब जो जलता हो, और ज्वलनशील जो ना जलता हो। ज्वलनशील किसे कहेंगे? जो जलता हो। और अज्वलनशील किसे कहेंगे? जो जलता नहीं हो। सिंपल सी बात। तो मोमबत्ती एक जलता है तो ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है।
मोमबत्ती क्या होता है? मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तब मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है। जब जलाया जाता है तो बत्ती पर चढ़कर ऊपर चला जाता है। वाष्प में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उज्ज्वला उत्पन्न करता है और यह पीला प्रकाशमान होता है। मोमबत्ती का जलना 3 भागों में होता है। एक, केंद्रीय मंडल, यह नीले रंग का होता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। इसमें माचिस की आवश्यकता 3 तिल्ली नहीं जलती। इसमें माचिस की तिल्ली नहीं जलती। पॉइंट नंबर बी, प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन जहाँ प्रकाशहीन मतलब प्रकाश नहीं देता, प्रकाशहीन मंडल, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होती है, इसलिए इनके वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है तथा यह हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल यह ज्वाला का गर्म भाग होता है क्योंकि इस भाग में मोम का पूर्ण दहन होता है। क्योंकि इस भाग में मोम का पूर्ण दहन होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन नंबर 13, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसी का नाम है द्रवभूत पेट्रोलियम गैस। आपके पूछेगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का संरचना का वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। लेकिन ब्यूटेन का इसका मुख्य अवयव है। लेकिन ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है। लेकिन ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव है। यह तीनों तीव्रता से ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह तीनों तीव्रता से ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा यह एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ने पर यह तीनों द्रवभूत हो जाती है। दाब बढ़ने पर यह तीनों द्रवभूत हो जाते हैं और इस द्रव को ही द्रवभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इस द्रव को ही द्रवभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। यह खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एलपीजी जलने पर इस प्रकार की अभिक्रिया बनती है। CuH10 2Cu कॉपर H10 प्लस 13O2 तो CO2 प्लस 10H2O जल वाष्प बनता है। एलपीजी लोहे के सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। एलपीजी को कहाँ भर कर रखा जाता है? तो लोहे के सिलेंडर में भर कर रखा जाता है। इस सिलेंडर तो कैलेंडर लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर सिलेंडर होगा। इस सिलेंडर में विशेष प्रकार का बल्ब लगे होते हैं जिसके कारण खोलने से दाग कम हो जाते हैं। और वह गैस चूल्हे की बर्नर की ओर प्रवाहित होता है और जलने पर नीले रंग के लौ के साथ जलता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि जब एलपीजी जलता है तो किस रंग से जलना चालू होता है? लाल, पीला, नीला? तो आंसर बोलेंगे आप नीले रंग से जलना प्रारंभ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
प्रकाश के अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन क्या है? यह किसे कहते हैं या किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं? तो लिख के पढ़ेंगे, आंसर लिखिए उत्तर। जब प्रकाश की किरण ने एक किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर या टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए कोई टॉर्च बारे, एक वाल पे बारे, दीवार पर बारने के बाद वो ठीक रिटर्न आएगा, क्योंकि परिभाषा लिखा है जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु। आप कहेंगे सर अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी का मतलब हुआ प्रकाश ई पार से उपार नहीं जा सकता है। समझ गए जी? मतलब जस्ट लाइक कि एक आप मारे, इस पार से उपार नहीं गया, उसमें कहेंगे अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौटने के जो वापस आती है उसी किरण को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत क्या है? तो आंसर लिखेंगे, वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। समझ गए? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं मतलब वह स्थान या वह पदार्थ जिससे या जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है वह प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। मतलब जिससे प्रकाश मिलता हो उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई टॉर्च, जलती हुई ट्यूबलाइट, जलती हुई बल्ब। अगर बंद है तो प्रकाश स्रोत नहीं है, अगर वो दे रहा है तब है। चलते आगे पढ़ते क्या कर रहा है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा अप्राकृतिक स्रोत। यानी प्राकृतिक है वह मानव निर्मित। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखिए। समझ गए? वह दो प्रकार के होते हैं। एगो हुआ प्राकृतिक, जो सनलाइट हो गया, सूरज का प्रकाश, मून लाइट हो गया। और ये क्या हो गया? अप्राकृतिक में मोमबत्ती, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया। सिंपल इस बात एक बार समझ जाइए, वही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। लिखेंगे उत्तर। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन 20 का, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जैसे ये है ना एंगल ऐसे बना हुआ है, तो ई आई इजकल टू आर, इसके दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु के प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे इसको। पहला लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण से परावर्तन के बाद
प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कुछ उसी का काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशित ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। वहाँ वास्तव में आके मिलती है तो वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आंसर, गोलीय दर्पण दर्पण को वक्र भाग को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं या उसे कहते हैं, यहाँ मिस उस छूट गया, उस भर दो यहाँ पर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। जैसे खोखले गोले का क्या होता हो? एक भाग होता हो या भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखे। उत्तर, एक अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग को लिखे तो अवतल दर्पण प्रयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है, रोगियों के आँख, नाक, कान आदि के जांच के लिए होता है, सौर भट्टी में सूर्य से आती हुई ऊर्जा को एकत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। नोट, अवतल दर्पण का काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। मुड़ने के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, देखो परिवर्तन था, मोड़ के सूर्य रिटर्न आएगा, लेकिन अपवर्तन मुड़ जाता है या मुड़ने की चेष्टा करता है, उसे प्रकाश का वर्तन कहते हैं। नोट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, नोट याद रखेंगे आप इसको, मोस्ट भी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। हवा में प्रकाश की चाल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, कितने? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2,25,000 मीटर पर सेकेंड पानी में, कांच में 2 लाख। समझ गए यहाँ तक? मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम समझ गए? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कांच का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे? कांच का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा एक वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे करेंगे? प्रत्येक टुकड़े को किसी पुस्तक के पास बारी बारी से लाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यदि छपे हुए अक्षर बड़ा
दिखाई दे तब वह उत्तल लेंस है। अगर बड़ा दिखाई दे तो वो छपे हुए अक्षर बड़ा दिखाई दे तब वह उत्तल लेंस है। यदि अक्षर छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस है। यदि वास्तविक आकार में दिखाई दे तो वह वृत्ताकार प्लेट है। लेंस की क्षमता 25। लेंस की क्षमता क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तब प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। यह डी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। अपवर्तनांक क्या है? क्वेश्चन नंबर उत्तर लिखें। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अर्थात शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होती है। हवा का अपवर्तनांक एक होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। याद रखें, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42। अपवर्तन के नियम को लिखें। अपवर्तन के कितने नियम हैं? लिखें। अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन किन्हीं दो माध्य स्नेल का नियम, ध्यान से आप सुनेंगे इसको। किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक ही नियतांक होता है। उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। सेन आई बटे सेन आर। याद रखें, सेन आई बटे सेन आर इक्वल टू 1 नियतांक है। साबित करें एफ बराबर आर बाई 2। दिया गया चित्र में बी पॉइंट बी के एक अवतल दर्पण के जिसके ध्रुव पी है तथा पी सी मुख उच्च है। पीसी के समांतर एक निकट ए बी दर्पण के परावर्तन फोकस पर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो आंसर लिखेंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी मनुष्य के जो देखने का क्षमता है कम से कम 25, अधिक से अधिक अनंत, लेकिन 25 सीएम से अगर कम हो जाए तो उसके जो दृष्टि पटल होते हैं रेटिना पर नहीं बनते हैं और इसलिए वो नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है। अतः उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। याद रखेंगे, अ से अप उ से अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। मानव नेत्र क्या है? आंसर लिखेंगे। मानव नेत्र प्राकृतिक द्वारा दी गई एक प्रकाशीय यंत्र है। एक क्या है? मानव नेत्र प्राकृतिक द्वारा दी गई एक प्रकाशीय यंत्र है। यह लगभग गोलीय होता है। आँख के गोलीय जिन्हें नेत्र गोलक कहा जाता है। आँख के गोले जिन्हें नेत्र गोलक कहा जाता है, यह सबसे बाहरी सफ़ेद चमड़े की होती है। यह सबसे बाहरी सफ़ेद चमड़े की होती है तथा पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? पारदर्शी, एक पार से दो पार देख सकता है, जिससे श्वेत पटल कहा जाता है। इसका
अगला भाग कॉर्निया होती है। इसका अगला भाग क्या होती है? कॉर्निया होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। आंसर, मानव नेत्र प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त एक मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों में है, जिसमें हम अद्भुत संसार को देख पाते हैं। जिसमें हम अद्भुत संसार को देख पाते हैं। मानव एक गोलीय प्रकाश यंत्र है, जिसमें निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है। दृष्टिपटल पहला, यह मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत होता है। यह सफ़ेद एवं कड़ी होती है। कॉर्निया, यह दृष्टिपटल के सामने वाले भाग में उभरे हुए रचना होती है। वस्तु से आने वाला प्रकाश को रेटिना के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है। थर्ड, कोराइड, दृष्टिपटल के नीचे वाली पटल को कोराइड कहते हैं। यह आगे चलकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। डी, आइरिस, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा गोलाकार छिद्र होता है, जिसको पुतली कहते हैं। आइरिस के द्वारा ही आँखों की रंग की पहचान होती है। नेत्र द्वारा या पुतली द्वारा। नेत्र द्वार या पुतली। पुतली का रंग काला होता है। पुतली का रंग काला होता है क्योंकि इससे होगा कि रंग का प्रवर्तन नहीं होता है। सिलियरी पेंसिया, यह नेत्र लेंस को लटकाए रहती है। रेटिना, आँख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना किसे कहते हैं? आँख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना कहाँ होता है? तो आँख के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नेत्र की क्रिया विधि का वर्णन करें। आंसर, मानव नेत्र एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र, मनुष्य का आँख, मानव नेत्र का मतलब है मनुष्य का आँख। मानव नेत्र एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जब अपरिवर्तित होकर कॉर्निया के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है और नेत्र लेंस के द्वारा अपरिवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। द्वारा तंत्रिका के माध्यम से प्रतिबिंब सूचना मस्तिष्क को मिलती है। इसमें यह विशेष क्षमता होती है कि वह प्रतिबिंब को सीधा करके देख लेती है। मोस्ट विवियस 34। अंत तक बने रहे, वीडियो थोड़ा लंबा बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको साइंस का मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव को सारा देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा वस्तु दूर हो गया निकट उसे साफ साफ देख लेते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटाने बढ़ाने से होता है। आँख के इस क्षमताओं को ही समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब वस्तु दूर हो या निकट उसे साफ साफ देख लेते हैं। वह आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी बदल कर करता है, आगे पीछा करता है। यही परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के
के घटने बढ़ने से होता है। आँख की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र, मानव नेत्र का स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है तथा अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 35, नेत्र दोष क्या है? मानव नेत्र किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से न्यूनतम से लेकर के अनंत तक स्पष्ट से देख लेती है। कई कारणों से जब नेत्र इसके बीच रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाती है, इसी कमी को नेत्र दोष कहा जाता है। मानव नेत्र किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर न्यूनतम से लेकर अनंत तक स्पष्ट देख लेती है। कई कारणों से जब नेत्र इस बीच की रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो इसी कमी को नेत्र दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र दोष के प्रकार। नेत्र दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरोमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेसबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निकट दृष्टि दोष मायोपिया किसे कहते हैं? जिस नेत्र में निकट की वस्तु को दोष होता है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है। इससे स्पष्ट दृष्टि अनंत होकर कोई निकट वस्तु बिंदु होता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट वस्तु में निकट की वस्तु को देख पाते हैं या दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे वो देख नहीं पाता। निकट दृष्टि दोष के उपचार। इस दोष के दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है वह अवतल लेंस या अपसारी लेंस होता है, क्योंकि यह दूर से आने वाले समांतर किरणों का इतना अपसारित कर देता है कि किनारे अंत से अति हु प्रतीत होती है। 2 नंबर, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इससे दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ना होकर थोड़ा दूर हो जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक छोटा हो जाना, जिससे लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। पॉइंट 2, नेत्र लेंस की क्षमता आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के उपचार। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसका लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल या अपसारी, उत्तर लिखे उत्तल होगा ल, उत्तल या अभिसारी लेंस होता है। यह दृष्टि दोष किसे, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? प्रेसबिया। थर्ड, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ना तो नज़दीक वस्तु देख पाती है और ना ही दूर की वस्तु को देख पाती है, ना ही दूर की वस्तु को देख निकट पा सकती है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि को दूर करने का उपचार। जरा दृष्टि दोष का उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसमें वायु को फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में ऊपर भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा नीचे भाग पढ़ने के लिए। थर्टी 39, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को देखने के लिए एक समतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य का प्रकाश इससे परिवर्तित होकर एक ऐसे कमरे में प्रवेश करे
जिसके अन्य सभी दरवाजे या खिड़कियां बंद हो। अब प्रकाश के रास्ते में एक गत्ते को रखते हैं। इसमें महीन छिद्र होता है ताकि इस छिद्र से होकर प्रकाश पास कर सके। किरण को गुजरने पर प्रकाश की किरणें के पथ में एक प्रिज्म को इस प्रकार रखते हैं कि उसके परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें प्रवेश करें एवं दूसरे सतह से बाहर निकले। अब सामने एक सफ़ेद पर्दा डालते हैं कि जिस प्रकार सतरंग की पट्टी बनती है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें 7 रंगों होने के कारण सबसे ऊपर रंग का होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। नोट: लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तथा विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य 620 से 720 नैनोमीटर होता है, 700, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य 4 से 440 नैनोमीटर होता है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? उत्तर: वर्षा होने के बाद प्रकाश की किरणें हवा में लटके वर्षा की बूंदों के कारण प्रकाश के रंग का 7 रंगों में बिखराव हो जाता है। सूर्य के विपरीत दिशा में एक धनुष का आधार रंगीन पट्टी तैयार हो जाता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान समझे, वर्षा होने के बाद प्रकाश की किरणें हवा में लटके वर्षा की बूंदे के कारण प्रकाश के रंग एक 7 रंगों में विभक्त यानी बिखर जाता है और सूर्य के विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष आकार के रंग में पट्टी तैयार हो जाता है जिससे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष के आंतरिक कोर में बैंगनी रंग तथा बाहरी कोर में लाल रंग दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 41, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? किसी कान पर पड़कर प्रकाश के अंश के कई दिशाओं में छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश किसी कान पर पड़कर यानी किसी पर पड़कर वो प्रकाश जो अंश छितरा जाते हैं उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या? आंसर: किसी सोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वर्णन करें। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वर्णन करें। आंसर लिखेंगे। उत्तर: जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराती है तब सूक्ष्म कण अर्थात गैस के अणु प्रकाश की किरणों को परिकीर्णित कर देता है, तब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जिसके कारण आसमान नीले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, क्यों? आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, क्यों? तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? आंसर: ग्रहों तारों की अपेक्षा हमारे नज़दीक होता है। इनसे इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत नगण्य कभी कभी अनुभव होता है। ये अस्थायी रूप से चमकते रहते हैं। तारे से चमकने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरते हैं पर किरणों के पथ में विचलित हो जाता है। तारों का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित होते हैं और तारे निकट स्थान से इधर उधर चमकते हुए दिखते हैं। अतः तारे गुजरते नजर आते हैं लेकिन ग्रह नहीं, इसलिए तारे चमकते हैं ग्रह नहीं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो बेल आइकन शेयर जरूर दबाएं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल।